अस्सलामुअलैकुम। पोस्ट बजट ट्रांसमिशन में आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हम गुफ्तगू कर रहे थे, हुकूमत की जानिब से 14,460 अरब का बजट दिया गया है। गुज़िश्ता घंटे में जो गुफ्तगू रही खसारे का बजट है। कर्ज भी आप लेंगे, सूद भी कर्जों से है, बजट भी कर्जों से है, खाली जेब है। सबसे ख़तरनाक बात जो मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं, वफाकी हुकूमत के पास जो कुल 6,800 अरब रुपए की कमाई है, मगर 7,300 अरब जो है वो अदा करने हैं सूद की मद में। तो बात यह है कि आपके पास था क्या जिस पे बजट बनाया गया? क्या यही मैक्सिमम पॉसिबल बजट था? तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, पेंशन की मद में इजाफा किया गया है, IMF के साथ डील होना अभी बाकी है। क्या इससे बेहतर बजट दिया जा सकता था या बेहतरीन बजट इसहाक डार साहब ने दिया है? क्योंकि एक रिकॉर्ड तो उन्होंने बनाया है 7वां बजट देकर। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। 2023-24 का जो बजट दिया गया है, तालीम और आला तालीम के लिए 82 अरब और सेहत के शोबे के लिए 26 अरब रखे गए हैं। लैपटॉप स्कीम जो कि प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है, उसके अंदर 10 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। एक डिफरेंट कहा जाए या मुख्तलिफ अंदाज में IT सेक्टर को फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई है, जिसके ऊपर थोड़ी बात भी हुई। IT बरामदात बढ़ाने के लिए 0.25% की रियायती शरह लागू की जा रही है। साथ ही साथ SMEs का दर्जा भी दिया गया है। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे डॉक्टर खाकान नजीब साहब, खुर्रम शहजाद साहब, मोहम्मद ज़ैगम खान साहब हमारे साथ हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं एक बार फिर से। खुर्रम शहजाद साहब, बजट आपकी नज़र से गुजरा, आप इस पर राय भी दे रहे हैं, तज्जिया भी दे रहे हैं। अगर मैं रखूं, क्योंकि बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस या रिस्ट्रेंट भी थी इस बजट के साथ, जब आप ये कहें कि आप खाली जेब हैं और आपको बजट बनाना है 25 करोड़ आवाम के लिए, किस तरीके से बजट बनाया जा सकता है? मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव बजट दिया है हुकूमत ने, एक माशी बजट, मुतवाजिन बजट कहेंगे, पॉलिटिकल इलेक्शन बजट दिया है एक पॉपुलिस्ट अप्रोच के साथ, ये सोचे बिना कि ये साल कैसे पूरा होगा, जेब पर कितना भार बनेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मुझे शो में लेने के लिए। देखें, पहली बात तो ये कि इस पे शायद हमारा एक कंसेंसस होगा कि ये एक पॉपुलिस्ट बजट है, और जब आपकी किटी में कुछ होता नहीं है और आप पूरा का पूरा जो है उसे कर्जों के थ्रू फंड करने की बात करते हैं, कर्जों के थ्रू पूरा करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये कि जो खसारे का बजट है और इतना डीप खसारे का बजट है जो कि आपको शायद आप अफोर्ड ना कर सकें। और ये भी हमें देखना चाहिए कि एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं हमेशा बजट से, लेकिन एक्सपेक्टेशंस को हमें लो रखना चाहिए, ये देखते हुए कि आगे इलेक्शंस हैं और कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती है वो डेफिनेटली इस चीज़ को अकाउंट फॉर करती है कि उसका पॉलिटिकल कैपिटल इस बजट डॉक्यूमेंट के थ्रू जो है रिकवर हो सके। और खासकर जब लास्ट ईयर में आप होते हैं तो डेफिनेटली इस गवर्नमेंट ने भी ये करना था और ये जहन में रखना था कि आगे जो है 2 महीने की मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का टेनर बाकी है और 2 महीने के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी और उसके बाद फिर नई गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शंस होंगे, नवंबर में होते हैं, फिर दिसंबर जनवरी में जाके आपको एक नया जो है वो मैंडेट मिलेगा किसी गवर्नमेंट को, चाहे कोलिशन गवर्नमेंट हो या मेजॉरिटी हो। तो मेरे ख्याल में उस वक्त जाके फिर IMF के साथ जो प्रोग्राम होगा और उस वक्त तय किया जाएगा कितना बड़ा प्रोग्राम होगा, क्या आगे लायामल होगा। तो आपको ये सोचना चाहिए कि 2-3 महीने का ही बजट होगा, उसके साथ क्या किया जा सकता था। देखें, बिल्कुल बेहतरी की जा सकती थी। टैक्सेस जहां लगाने, देखिए 2 ही एरियाज हैं, टैक्सेस और अखराजात। टैक्सेस जहां लगाने चाहिए थे वहां ऑफकोर्स नहीं लगे और अखराजात जहां से कम करने चाहिए थे वो कम नहीं हुए। तो डेफिनेटली ये एक जो है वो जो एक कहते हैं ना स्ट्राइकिंग अ बैलेंस, और खासकर जब अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं, जब आपके साथ IMF नहीं खड़ा हुआ, आपके पास 25 अरब डॉलर की पेमेंट है वेरी नेक्स्ट ईयर और आपके पास सिर्फ 4-4.5 अरब डॉलर आपकी किटी में पड़े हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए नंबर 1 कि आपको ये मैनेज कैसे आप करेंगे। आप पूरा का पूरा अपना कर्जा रोल ओवर भी कर लें अपने बायलैटरल के साथ, यानी कि सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE इन सब के साथ, और वर्ल्ड बैंक IMF भी आपको कहे जी आगे कर दे कर्जे, फिर भी 6-7 बिलियन डॉलर का शॉर्टफॉल बनता है। तो वो आप कैसे पूरा करेंगे? तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने शायद इस चीज को नहीं कंसिडर किया उस तरह से कि हमें जो है IMF के साथ जाना है और IMF के साथ एक कुछ कड़ी कोई एक एफर्ट्स करनी है और फिर इकोनॉमी को जो है ना वो ट्रैक पे लाना है। उन्होंने ये सोचा कि हम जो है टैक्सेस लगाते हैं, एग्जिस्टिंग टैक्स पे से टैक्सेस लगाते हैं और अपना जो एक पॉलिटिकल कैपिटल है वो बचाते हैं। एग्रीकल्चर को आपने मुराद दी, आपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मुराद दे दी, पेंशन में कुछ दे दिया। इससे बहुत बेहतरी हो सकती थी अगर टैक्स एडिशनल टैक्सेस ना लगते। खुर्रम शहजाद साहब, कतई कलामी की आपने बड़ा वो पॉइंट रखा है जिसके ऊपर वाकई डिस्कशन हम भी गुज़िश्ता 1 घंटे से कर रहे हैं। आपने इसमें एक बात बोली, मैं उसको थोड़ा चाहूंगी आप इलैबोरेट कीजिए। आपने कहा टैक्सेस जहां लगाने थे वहां नहीं लगाए, अखराजात जहां कम करने थे वहां नहीं किए। जरा हमारे लिए थोड़ा खोलिएगा, क्योंकि एक तो टैक्स तो एक कोई टैबू बन गया हमारे यहाँ के, उसके ऊपर ना खुल के बात होती है, ना उसके लिए कोशिश होती है, ना कोई रिफॉर्म्स होते हैं।
कहाँ टैक्स नहीं लगने चाहिए थे, लगा दिए गए, और कहाँ से अखराजात हो सकते थे कम, हुकूमत ने नहीं किया? देखें, सबसे पहले टैक्सेस कहाँ लगाए जा सकते हैं, हम सब ये बात करते आए हैं। 3 एरियाज हैं बड़े जहाँ पर टैक्सेस लगते, तो कम से कम 1 ट्रिलियन, वैसे तो उसका एस्टिमेट 2 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन है, कम से कम 1 ट्रिलियन या 500 से 800 अरब रुपया एडिशनल जनरेट हो सकता था। नंबर 1 जो है ना, वो रिटेल सेक्टर है। रिटेल सेक्टर आपकी इकोनॉमी में 20% कंट्रीब्यूट करता है और 1% जो है वो टैक्स देता है। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो 20% इकोनॉमी का, अब तो शायद 22-23% दोबारा हो गया है, और 1% टैक्स देता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी इकोनॉमी का जिन सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन 45% तक है, वो सिर्फ 2% टैक्स देते हैं, और बाकी जो सेक्टर्स हैं जिनका वेट 55% है, वो 98% टैक्स देते हैं। तो आप देखें कि टैक्स किस तरह से बेहतर हो सकता था और कहाँ पे टैक्स लगाना चाहिए था। लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है, ट्रेडर्स और रिटेलर्स ये सारे एक वोट बैंक का भी हिस्सा होते हैं। डेफिनेटली बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट के, इसी गवर्नमेंट के पिछले फाइनेंस मिनिस्टर ने लगाया था, उनके लिए प्रॉब्लम हो गई थी, कोर्स वो दोबारा से वापस नहीं किया। अब मैं आता हूँ खर्चों पे। खर्चों में आपको सैलरी इंक्रीजेस जो आपने 35% दिया है, 25% से 35%, आपको वो कम देना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं देना चाहिए था, कम देना चाहिए था, बट उसकी जगह BISP में इंक्रीज ज्यादा करना चाहिए था। तो अजीब सी बात यह है कि सिविल सर्वेंट्स की तनख्वाहों में 35% तक इजाफा किया है, जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि गरीब से गरीब के लिए होता है, उसमें सिर्फ 12.5% इंक्रीज है। तो ये देखें, ये डिसबैलेंस है। फिर एनर्जी की सब्सिडीज, जो एनर्जी की सब्सिडीज हैं 1.3 ट्रिलियन या 1 ट्रिलियन से ज्यादा जा रही हैं सब्सिडी। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये सोच रहे हैं कि शायद आपने कोई रिफॉर्म्स नहीं करने एनर्जी में, आपने सब्सिडीज देनी है। तो देखिए कितना खर्चा बच सकता था जो आप बचा के, और टैक्सेस जो है सही जगह लगा के, और फॉर्मल सेक्टर से टैक्सेस कम करने चाहिए थे। ये 0.6% नहीं लगाना चाहिए था, भी कम करने चाहिए थे। ठीक है, ठीक है। मैं इजाजत दीजिएगा, डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपको शामिल करेंगे यहाँ पे। आपके ख्याल में बजट की बात वाजे कर रहा है कि किस तरह से $6 बिलियन के फाइनेंसिंग गैप को वो पूरा करेगा IMF की शराइत के लिए? IMF एक ऐसा मामला है जिसके बिना शायद ना ये बजट मुकम्मल हो पाए, ना कोई मामला आगे बढ़ पाए। क्या वो क्लैरिटी मिलती है इसके अंदर से, जिस तरह का बजट दिया गया है, क्या वो वहां पर परफेक्टली उनके लिए ठीक रहेगा? डार साहब ये कह रहे हैं कि उनको ठीक है। एक तो ये देखिए कि IMF की सबसे जो की प्रिंसिपल है आजकल बजट का पाकिस्तान से रिलेटेड, वो है कि आप जो अपना सरप्लस करें प्राइमरी। इससे मतलब है कि जो आपके पास पैसे हों और जब आप दे दें अपने सारे पैसे इंटरेस्ट को छोड़ के, तो आप नुकसान ना कर रहे हों, आप डेफिसिट में ना हो। हुकूमत ने ये देखते हुए उसको 0.4% ऑफ GDP या एग्जैक्ट अमाउंट आई थिंक 360 अरब रुपए का है, उसको पॉजिटिव रखा है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो 0.5% ऑफ GDP मांग रहे हैं हुकूमत से। सो ये तो उनसे दूर नहीं है, ये तो पहली चीज़ है। बट आई थिंक थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल, क्योंकि जो बजट अगर सिर्फ अभी हम पहली में, मैं चूँकि आपने IMF से पूछा तो मैं IMF के रिलेटेड बजट पे कमेंट कर देता हूँ। आई थिंक कि एक तो वो आपका जो 9,200 अरब रुपया जो आपने टैक्स का हदफ रखा है, और मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी कि हम शायद कोई टैक्स में बहुत आगे बढ़ जाएंगे और हम सेक्टर्स हैं इनको कर लेंगे, इसलिए कि आई वर्कड विद द गवर्नमेंट फॉर गुड मोर देन अ डेकेड। आई नो कि आज जो पॉलिटिकल कंपल्शंस खड़ी हैं और जहाँ पे हुकूमत खड़ी है, वहाँ पे ग्रोथ जैसे बार बार अथॉरिटीज़ कहती हैं, वो क्या है, जो मार्जिनल ग्रोथ आनी है, यानी कि 7,100 पे ये साल ख़त्म करेंगे, वहाँ से वो समझेंगे कि तकरीबन 20% ग्रोथ अगले साल आ जाएगी। ये क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन और GDP मिला के ये 24% वो समझ रहे हैं। मेरा ख्याल है IMF मानेगा इसको 15-18% के करीब। सो ये कहीं 8,000 के करीब चले जाएंगे, उसमें 200-250 के टैक्सेस हैं, तो अभी भी आई थिंक IMF समझेगा कि शायद ये गैप है। सो वी माइट हैव टू मेक अ लिटिल बिट मोर एफर्ट अगर 9200 को हमने पूरा करना है। द अदर एरिया आई थिंक इज़ ऑफ कंसर्न टू IMF विल बी के खर्चे जो हैं, ये तो नहीं मैं शायद समझ रहा था कि जो रिफ़ॉर्म मैं चाहता हूँ हुकूमत में रह के करना, जैसे पेंशन्स का रिफ़ॉर्म है, जैसे सब्सिडी का रिफ़ॉर्म है, जैसे हमें अपनी सिविल रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट को तब्दील करना है कम्प्लीटली 18वीं तरमीम को सोच के, कि ये सारा कुछ किया जा सकता था। पर अब जो मैं इस वक्त ये देख रहा हूँ कि IMF आपसे ज़रूर पूछेगा कि अगर अब मैं नंबर जब जाके आज मैं सारे डायग्नोस्टिक्स कर रहा था, तो 18% ओवरऑल करंट बजट जो है वो ज़्यादा है। अगर मैं निकाल भी दूँ 7,300 जो हमारा इंटरेस्ट पेबल है उसको,
तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है आई थिंक। और अगर मैं लास्ट बजट से कंपेयर करूं तो 26% करंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ रहा है। तो पहले जैसे खुरम भी कह रहे थे कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट वगैरह के खर्चे जो हैं ये एक थोड़ा सा ऑस्टेरिटी लेवल पे रहें, क्योंकि बहुत बड़ा रिफॉर्म तो मैं समझ सकता हूँ कि नहीं किया जा सकता। दूसरा, पहली दफ़ा कल डेट रीप्रोफाइलिंग की बात की है, दैट विल सिट वेल विद द IMF। आपको बहुत काम करना पड़ेगा डेट रीप्रोफाइलिंग में पाकिस्तान पे, दिस इज़ नॉट दैट सिंपल। सो ये एक ओवरऑल आई थिंक पैरा है जहाँ पे हम इस वक्त काम कर रहे हैं। ठीक है मोहम्मद सुहेल साहब, ये जो डॉक्टर खाकान साहब बात टैरिटी लेवल के साथ 18% करंट जो आपका बजट है वो बाहर है, क्या हम पिछले फिगर्स के साथ रह के बजट नहीं दे सकते थे? इससे बेहतर बजट अपनी जेब को देखते हुए देना मुमकिन था, नहीं मुमकिन था? लेकिन थ्योरेटिकली तो मुमकिन था, मगर प्रैक्टिकली पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि कोई भी गवर्नमेंट हो उसके पास 2 माह हो और इलेक्शन हो तो फिर इसी तरह का बजट आता है। तो बजट मेरे ख्याल में कोई बहुत चौंका देने वाला नहीं था। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो सख्त इक़दाम करने थे जो खुर्रम ने कहे वो नहीं किए गए। जो एक्सपेंसेस को कर्टेल करना था वो ना सिर्फ कर्टेल भी नहीं किया गया और उसको बढ़ा दिया गया। तो मेरे ख्याल में ये कोई बड़ा चौंका देने वाला नहीं है। बट ये ज़रूर है कि ये टैक्सेस जो कुछ लगाने वाले थे वो फिर अंडर प्रेशर आकर उन्होंने उसको तब्दील किया, जिसमें वेल्थ टैक्स था, जिसमें रिजर्व्स पे टैक्स था। इसके अलावा मैं आज सूबा सिंध का भी बजट देख रहा था और उम्मीद कर रहा था कि चूंकि अब सूबों को बहुत सारे इख्तियारात मिल गए हैं तो वहाँ पर कोई ऐसे टैक्सेस लगाए जाएंगे जिससे सूबा सिंध का सरप्लस जो है वो फेडरल को मिल जाए, तो वहाँ भी कोई टैक्स नहीं लगाए गए। और अब प्रॉपर्टी का हम कहते आ रहे हैं, प्रॉपर्टी तो आ गया है सूबों के अंदर, तो मुझे नहीं इतला मिली कि कोई प्रॉपर्टी पे सिंध में टैक्स लगा है। और अलमिया ये है, हम कहते हैं कि अमीरों को टैक्स लगाएं, बट हम अमीरों को टैक्स नहीं लगा पाते कि कराची में प्रॉपर्टी टैक्स हार्डली 1.5 से 2 अरब रुपए जमा होता है और उसी आबादी का शहर है मुंबई, उसमें कोई 250 अरब जमा होता है। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन की भी कंसिडरेशन है, पॉलिटिकल विल भी नहीं है। दूसरे जो खाकान साहब ने बात की, मेरे ख्याल में बजट की इतनी अहमियत नहीं है जितनी पाकिस्तान के अगले साल एक्सटर्नल डेट रीपेमेंट की है। उसमें इसहाक डार साहब ने जब वो आए थे, जब भी उन्होंने हल्का सा कहा था फिर वो खामोश हो गए थे और कल वो खामोशी तोड़ के उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में भी कहा, आज तफसीलन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, जो मेरे लिए थोड़ा सा कंफर्ट है। और दो मार्केट्स के लिए थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग होगा और IMF के लिए भी वो कंफर्ट फैक्टर होगा कि हुकूमत चाह रही है कि डेट को डेफर कर दिया जाए, स्पेशली एक्सटर्नल डेट को। पहली बात तो ये कि चले मरीज को क्या दवा देनी है वो दवा के बारे में हम सोच रहे हैं, अभी तक दवा दी नहीं है और वो आइडियली सुहेल साहब की आवाज नहीं आ रही है। ज़ैगम साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। यहाँ पर बात हुई एग्रीकल्चर सेक्टर की, फिर रिटेल सेक्टर की हुई, अभी सुहेल साहब प्रॉपर्टी सेक्टर की भी बात कर रहे हैं। जितना बड़ा कोई भी सेक्टर है वहाँ से टैक्स उस तरह से इकट्ठा नहीं हो पाता है या वो इकट्ठा हम कर नहीं पाते हैं। सारे का सारा पॉलिटिकल विल कहा जाए या फिर मैं इसको यूँ रख लूँ सादा ज़बान में कि वो अशराफिया या डिसीजन मेकर्स जो ऊपर बैठे हैं वो अपनी सहूलत के हिसाब से इस बजट को डिज़ाइन करते हैं, फिर इसी बायस इसका ट्रिकल डाउन नहीं होता है। मैं आपके दूसरा जो एनालिसिस है या दूसरा जवाब है उसके साथ जाऊंगा। मेरी नज़र में पाकिस्तान एक तगड़ी स्टेट है। जब इसमें पॉलिटिकल विल होती है तो बड़े बड़े टेढ़ों को ये सीधा कर देती है। हमने देखा है, बार बार देखा है कि बहुत मुश्किल लोगों को, बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सब कुछ कर सकती है। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान उस तरह की रियासत नहीं है जिसके पास एनफोर्समेंट की पावर ना हो। लेकिन मसला पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से सरमाए और रियासत का एक गठजोड़ शुरू हुआ है, ख़ास तौर पर ज़ियाउल हक़ के दौर से, जिस तरह कारोबार सियासत में आया है और सियासत कारोबार में गई है, यानी ऐसे सेक्टर्स जो क्रोनी सेक्टर्स कहलाते हैं, जो चल ही इस वजह से सकते हैं कि उनका हुकूमत के साथ गठजोड़ हो, फिर ऐसे ग्रुप्स, ऐसे मफादात के ग्रुप्स, ऐसे बिजनेसेस जिनकी खुशनुदी बहुत अरसे से हुकूमतों के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट हो गई है। अब आप देख लीजिए, जिन सेक्टर्स का आपने नाम लिया
इसमें से एक दो सेक्टर्स मैं भी ऐड कर लूँगा। आप रिटेल को देख लीजिए, बताया गया कि 20% मईशत में हिस्सा है, 1% टैक्स नहीं देते। करीब तरीन मिसाल है, पिछली थोड़ी सी 2-3 साल पहले चले जाएं, 4 साल पहले, तो इमरान खान साहब ने, पीटीआई के साबिक चेयरमैन साहब ने, उन्होंने लेने की कोशिश की टैक्स। फजलुर रहमान साहब का उस वक्त धरना था तो वो भाग गए। अभी 1.5 साल पहले की बात है, उस वक्त के जो वज़ीर ख़जाना थे मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से बड़ा थोड़ा सा टैक्स लेने की कोशिश की और उस वक्त मरियम बीबी ने सिर्फ एक ट्वीट की और मिफ्ता इस्माइल साहब को भागना पड़ा। शटर पार इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है, इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि रिटेलर्स को खुश रखा जाए। एग्रीकल्चर, बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं वो बैठे हुए हैं आपकी असम्बली में, वो एक पावरफुल लॉबी है। इसके साथ साथ जो रियल एस्टेट है वो खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। लेकिन मैं ऐड करना चाहूँगा, सर्विसेज सेक्टर में जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास टैक्स नहीं देती, सिर्फ तनख्वाहदार मिडिल क्लास टैक्स देती है। कितने डॉक्टरों को जो आप जानते हैं जो टैक्स देते हैं, कितने इंजीनियर्स को आप जानते हैं जो टैक्स देते हैं। वुकला को देख लीजिए जो कानून पे अमल दरामद कराते हैं, कितने वुकला टैक्स देते हैं। और सितम ये है कि इन वुकला में से बहुत से वुकला जज भी बन जाते हैं जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं होती टैक्स देने की, और वो जज बनकर आ जाते हैं। तो कैसे अपने आप को टैक्स करेंगे? तो पाकिस्तानी अशराफिया ना तो अपने आप को टैक्स करना चाहती है और ना ही उन सेक्टर्स को टैक्स करना चाहती है जिन सेक्टर्स के साथ उनका एक गहरा ताल्लुक है, वोटिंग का ताल्लुक है, या वो उनके इन्वेस्टर हैं या किसी और तरीके का ताल्लुक है। ठीक है। खुर्रम शहजाद साहब, ऊपर पिछले घंटे में आप गुफ्तगू कर रहे थे, उस वक्त हमारी एक्सपर्ट की जानिब से ये जो अब वो टैक्स की जो बात हो रही, तो मैं उसको कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की बार बार हर हुकूमत बात कर रही है, गुज़िश्ता कुछ सालों से कर नहीं पाते हैं, तो उन्होंने कहा डीलिंग कर देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त भी आपका तमाम का तमाम जो इकोनॉमी है वो ब्लैक मनी के ऊपर चल रही है, ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी हो नहीं पा रही है, तो डीलिंग करने में मामला शायद बेहतर हो जाए। आपकी राय इस पर क्या है? देखिए, आपको पता है जब टैक्स लगाया जाता है ना, तो टैक्स का मकसद भी होता है कि ना सिर्फ आपको रेवेन्यू जनरेट किया जाए, बल्कि इससे बड़ा मकसद ये होता है कि एक डायरेक्शन बताई जाती है इकोनॉमी को, बिजनेसेस को, इन्वेस्टर्स को एक डायरेक्शन बताई जाती है, एक इंडिविजुअल को, एक आम आदमी को, कि टैक्सेस क्यों लग रहे हैं, किस सेक्टर पे लग रहे हैं, कितना रेट लग रहा है, किस इंडिविजुअल पे लग रहे हैं और क्यों लगाए जा रहे हैं। तो डायरेक्शन बताई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी सेक्टर को आपने डीमोटिवेट करना है या इनफैक्ट किसी सेक्टर को आपने प्रमोट नहीं करना, तो वहाँ टैक्सेस ज़्यादा लगाए जाते हैं। किसी सेक्टर को आपको प्रमोट करना है तो वहाँ टैक्सेस कम किए जाते हैं ताकि वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो और इकोनॉमी को फायदा हो। यहाँ पे आप देखें 0.6% टैक्स दोबारा से लगाया गया है ट्रांजैक्शन पे बैंकिंग के। मैं उसी तरफ आऊँगा जो आपने डॉक्यूमेंटेशन की बात की है। 0.6% आपको याद होगा, मेरे ख्याल में 2015 या 17 में लगाया गया था, और उस वक्त कैश जो है ना, इसे हम कहते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन, कि लोगों के हाथ में कैश कितना चला जाता है, कैश इकोनॉमी कितनी बढ़ जाती है। तो आपकी करेंसी इन सर्कुलेशन इन परसेंटेज टर्म्स तकरीबन 10% बढ़ गई थी, यानी कि जो जीडीपी का परसेंटेज है वो 9% था जीडीपी का, और वो 10% हो गया था, यानी कि 1% से बढ़ गई थी। तो अगर 1% से बढ़ी और वो एक डिसीजन की वजह से हुआ कि आपने वो ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया कि अब आप कैश निकालेंगे तो आपका टैक्स लगेगा, तो लोगों ने बैंकिंग ही आना छोड़ दिया, लोगों ने बैंक में पैसा रखना ही छोड़ दिया, निकालना शुरू कर दिया। जब आपके पास ये एविडेंस है, ये एविडेंस है आपके पास कि एक डिसीजन का जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट आया, डी डॉक्यूमेंटेशन बढ़ गई और लोगों ने कैश में डील करना ज्यादा शुरू कर दिया, हमने वही डिसीजन दोबारा ले लिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम डायरेक्शन क्या दे रहे हैं, कि क्या हम कैश इकोनॉमी को प्रमोट करना चाह रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं कि भाई आप डॉक्यूमेंट हो जाओ, हम आपको इंसेंटिवाइज करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन अपनी कराओ, आ जाओ, आसान करते हैं। मुझे लगता ये है साहब एक ब्रेक पे जाना है, और यही वो पॉइंट है जिसपे मैं चाहती हूँ कि हम डिस्कस करें कि आखिर क्यों पाकिस्तान के शहरियों का अपनी हुकूमत पर वो ट्रस्ट क्यों होता है। अभी हमने बहुत से सेक्टर्स की बात की कि उनका हजम बहुत ज्यादा है मगर टैक्स नहीं है, ये रेवेन्यू जनरेट क्यों नहीं कर पाते और वो ट्रस्ट का फैक्टर क्यों नहीं होता। डॉक्टर खाकान नजीब से जानेंगे ब्रेक के बाद। पब्लिक पॉलिसी एडवाइजर भी रह चुके हैं, फॉर्मर एडवाइजर भी हैं मिनिस्ट्री टू फाइनेंस के, बेहतर तौर पर शायद समझा पाएं कि वहां कौन सा लिंक है जो एस्टैब्लिश गवर्नमेंट्स नहीं कर पाती। इस ब्रेक के बाद आपको इस खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सोहेल साहब, आपके ख्याल में कहां ये लिंक नहीं एस्टैब्लिश होता
या फिर डी लिंक होना ही इस डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी का जरूरी है, शायद उसमें चीजें ग्रो करें? लेकिन जिन सेक्टर की बात हो रही है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, रिटेल पे टैक्स नहीं है, आई थिंक ये 10 साल पहले भी बात होती थी, 20 साल पहले भी होती थी, 40 साल 50 साल पहले भी होती थी। सर तो मेरे ख्याल में देखिए, ये सेक्टर की भी बात की गई है, उसका जो मिडिल क्लास है, जो तनख्वाहदार तबका नहीं है, वो भी अपने आप को कहीं रजिस्टर नहीं कराता है। जी, किसकी बात कर रही हैं आप? आवाज कट गया। सर्विसेज सेक्टर की, जिस मिडिल क्लास की बात कर रहे थे ज़ैगम खान साहब भी, आपके फिर वो इंजीनियर्स हैं और बेतहाशा प्रोफेशंस हैं, वहाँ पे लोग नहीं, डॉक्टर्स हैं, मतलब है जो सरकारी नौकरी पे नहीं है, जो कि सोर्स पे आपकी तनख्वाह पे टैक्स कट जाए वहाँ तो कटेगा, अदरवाइज लोग सिस्टम का हिस्सा बनने को तैयार नहीं होते। जी बिल्कुल, आपने सर्विसेज सेक्टर कहा, बिल्कुल आपने सही फरमाया। लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, वो भी टैक्स नहीं देते हैं। लेकिन मसले दो हैं। मसले इसलिए हैं कि जिस तरह एग्रीकल्चर में और रिटेल में, होलसेल में, जो एक तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल विल नहीं है, फिर दूसरा ये जब से एनएफसी हुआ है 12-13 साल पहले, बहुत सारे एरियाज इंक्लूडिंग जो इस एरिया की हम बात कर रहे हैं वो प्रोविंसेस में चले गए हैं, वहाँ पे विल ज़्यादा नहीं है। बट इसके साथ आयशा ये भी प्रॉब्लम है कि इनका कलेक्शन का मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और ट्रांसफर, जो नौकरी पेशा अफराद हैं, रजिस्टर्ड होती हैं एससीसी के पास, तो वहाँ पे एम्प्लॉय उसका टैक्स काट देता है। तो मेरे ख्याल में ये जो बजट है, आई थिंक उसको तो इस पे फोकस शायद करना ही नहीं था, क्योंकि ये 2 महीने का बजट। अलबत्ता जो चीज़ें, जिस तरह मैंने कहा कि टैक्सिंग द रिच, एक ऐसा टाइम जब पाकिस्तान क्राइसिस में है, एक ऐसा टाइम जब पाकिस्तान की पेमेंट इतनी है कि हमें नहीं पता तो टैक्स किया जा सकता था। एक ना सिर्फ कुछ सुपर टैक्स तो बढ़ाया गया है, वो बढ़ाया नहीं गया, पिछले साल का रखा गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमीर खरीदते हैं, वो ट्रैवलिंग करते हैं, वो गाड़ी खरीदते हैं, वो होटल को तो टैक्स किया जा सकता था। यानी मैं कह रहा हूँ कि जो अमीरों की चीज़ें हैं, बट वो भी नहीं किया गया पॉलिटिकल मकासद के लिए। और जिस तरह पहले हमारे मेहमानों ने कहा कि ये बजट चल नहीं सकता है क्योंकि रेवेन्यू इतना कलेक्ट होगा नहीं, खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सैलरीज तो जुलाई से सारे सरकार में जो काम करते हैं बढ़ जाएगी। तो ये डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट तो केयर टेकर गवर्नमेंट ही कर दे अगर हालात खराब है। बाकी एडजस्टमेंट जो है वो नहीं आने वाली हुकूमत कर देगी। तो मेरे ख्याल में इसमें पॉलिटिकल विल का भी मसला है, और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, चूंकि बहुत सारे इख्तियार सूबों को चले गए हैं, तो वहाँ भी थोड़ा सा फोकस कम है, क्योंकि सूबे जो हैं उनका खसारा इतना बड़ा नहीं होता और वो सारा मलबा जो है फेडरेशन पे गिर जाता है। डॉक्टर खाकान साहब, मजमूई रेवेन्यू की जो वसूलियां हैं 12,163 हैं, सूबों का शेयर 5,276 है। अभी यहाँ गुफ्तगू हुई कि ये तो 2 माह का ही मामला है, निगरान सेटअप आ गया तो कुछ वो करेक्शन करेगा, कुछ आने वाली हुकूमत करेक्शन करेगी। मगर बेसिक सवाल वही है कि जाहिर बात है, जब तक आपका रेवेन्यू इस हद तक जनरेट नहीं होता, वो तमाम लोग जो इनकम अर्न कर रहे हैं वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते, तो शायद हम कभी भी इसमें से निकल नहीं सकेंगे। उसके लिए आपके ख्याल में प्रॉब्लम किस जगह पर है? कौन सा लिंक है जो हुकूमतें स्टैब्लिश नहीं कर पाती, या तमाम के तमाम मामलात वहां आपके पॉलिटिकल स्टेक्स की वजह से सॉर्टेड आउट नहीं होते हैं? आयशा, सोहेल भाई की बात को आगे लेके चलते हैं। एक तो बात ये दुरुस्त है कि बहुत से मामलात प्रोविंसेस के पास चले गए हैं। मैं भी बहुत ख्वाहिश रखता हूं कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट होना चाहिए। लेट मी गिव यू अ फिगर। पूरे मुल्क की जो हुजम है हमारे जीडीपी का, यानी कि पूरे मुल्क, अब जीडीपी को आसानी समझ लीजिए, जो पूरा मुल्क कमाई करेगा या जो हमारी इकॉनमी का हुजम है, उसका 20% जो है वो एग्रीकल्चर है। हम कई दफ़ा ये कहते हैं कि देखें कितने पैसे हमने ट्रांसफ़र किए हैं वहाँ पे। बम्पर क्रॉप अभी वीट की आई, अब वो पूरा जो सिस्टम है वो प्रोविंसेस के पास है। सो यहाँ तक बात ठीक है। अब उसका जो पूरा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट हो रहा है, आप हैरान होंगी अगर मैं आपके सामने फिगर रखूँगे, पूरा मुल्क 7,100 अरब रुपया टैक्स देगा इस साल। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 4 अरब कलेक्ट होगा। सो फेडरेशन पे बोझ बढ़ता चला जा रहा है। इस बजट से जो सबसे ज़्यादा बात अयां हुई है वो ये है कि फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क जो है वो अनसस्टेनेबल है, अनटेनेबल है। मैं इससे ज़्यादा ज़ोर दे के ये बात कह नहीं सकता। अब ये 4 अरब जो है, अगर प्रोविंसेस 4 मिलके कलेक्ट करेंगी, और अगर कराची जैसा शहर जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं कलेक्ट करेगा पैसे, तो ये मुल्क कैसे चलेगा? तो अब आ जाइए आप ज़रा फेडरल पे। 2200 अरब की
और ये हुकूमत ने खुद कहा है, ये नहीं है कि मैं अब आपको कोई रिसर्च का फिगर दे रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे में हुकूमत ने लिखा है कि हमने एग्जेम्पशंस और कंसेशंस दिए हुए हैं। मेरा ख्याल है इसमें से आसानी से बहुत से ऐसे होंगे जो हमें वापस ले लेने चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। इसी तरह जो इस वक्त एक स्टडी अभी रिसेंट आई है, आई थिंक इप्सॉस नामी एक फॉरेन इदारे ने की है। उन्होंने 4 सेक्टर्स जो हैं हमारे, रियल एस्टेट है, टायर्स है, ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट्स हैं, इनमें जाकर देखा है तो जो टैक्स की इसमें पोटेंशियल है फेडरल गवर्नमेंट के लिए गिवन दी टैक्सेशन इन प्रोग्रेस, और वो 960 अरब रुपए का है। अब 2201 मैंने आपके सामने रखे हैं, 960 मैंने एक रखे हैं। एक VAT की एक स्टडी है, उस पर एक 3% का गैप वहाँ पे है, वो एक खुद बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। अब एक और फिगर आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 30 लाख इस वक्त जो है वो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रिटेल जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। 70,000 उसमें से सिर्फ इस वक्त सेल्स टैक्स दे रहे हैं। सो ये फ़ैसले सारे आपने करने हैं। फिर मैं एक चीज़ कहा करता हूँ कि अगर आपने वाकई कोई काम करना है, सोहेल साहब अमीरों की बात कर रहे थे कि वो अमीर होते चले जा रहे हैं, वेल्थ टैक्स उठाना तो बिल्कुल ठीक मेजर था, पर वेल्थ टैक्स अगर आपने उठा दिया दुनिया की मिसालें देकर, तो दुनिया में अगर मैं अमेरिका में रहता होता और मेरे वालिद साहब वही होते जो इस वक्त पाकिस्तान में एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जब उनकी वेल्थ इनहेरिटेंस में मुझे ट्रांसफ़र होगी तो क्या टैक्स दूंगा मैं आयशा पाकिस्तान में? 0। यही मैं, अगर हम मिसाल देते हैं ना डेवलप्ड मुल्कों की, मैं वहाँ पे होता तो मुझे एक हैंडसम टैक्सेशन देना पड़ता, तभी इक्वालिटी क्रिएट होती है। तो क्लियर है कि पाकिस्तान का टैक्स, जानना चाह रही हूँ कि ये हम क्यों नहीं कर पाते। जितना आपने कहा अभी वैट का मामला लेकर, ये भी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस की आपने बात की कि 30 लाख हैं, 70,000 से भी कम रजिस्टर्ड हैं, ये जो भी आपने इनहेरिटेंस उसकी बात की, मेरा यही तो सवाल है कि हम लोग क्यों नहीं अपना कोर्स करेक्शन कर पाते। कमजोरी कहाँ है, कौन सा लिंक इस्टेब्लिश नहीं होता गवर्नमेंट का और उसका सिटीजन्स का? तो आसान लिंक तो लोग जो सब कहेंगे वो कहेंगे पॉलिटिकल विल। मैं थोड़ा सा इससे ना डिसएग्री करता हूँ। शायद सरकार में मैंने इतना वक्त गुजारा है तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा एक और निगाह से भी देखता हूँ। पॉलिटिकल विल से कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, लीडरशिप की विल होगी तो चीज़ें होंगी। एक ये है कि हमारी एक एलीट है, उसका माइंडसेट तब्दील करना पड़ेगा। अब आप ये दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? देखिए, दुनिया भर में एलीट होती है। अमेरिका की जो 95% वेल्थ है वो 5% लोग जो हैं वो संभाले हुए हैं। ये चक्कर नहीं है, पर फ़र्क है एक हमारी एलीट में और उनकी एलीट में। हमारी जो एलीट है ना वो अनप्रोडक्टिव एलीट है, वो उन कामों में पड़ गई है और उसमें स्टेट पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ है। उसको उन कामों में हमने डाल दिया है जो अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी हैं। आपको अपनी एलीट का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। एलीट को बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा। इन्हीं लोगों के पास वेल्थ है, इन्होंने ही इन्वेस्ट करना है। आपकी एलीट को दुनिया से बहुत फ़र्क बना दिया गया। ये नंबर 2 चीज़ है। तीसरी चीज़ देखें जी, बड़ी क्लियर है। दुनिया में ना कोई भी खुश होकर टैक्स नहीं देता। मैं पहले ऑस्ट्रेलिया में काम करता था, अब मैं यूरोप में काम करता रहा हूँ। आपका ख्याल है कि मैं खुद जाकर वहाँ पे कहता था कि आइए मेरे से टैक्स लीजिए? ऐसा कतई तौर पे नहीं है। आपको पता है वहाँ पे टैक्स फॉर्म जो है वो कैसा आता है? प्री पॉपुलेटेड टैक्स फॉर्म। इसको समझिए, इससे क्या मतलब है? वो मुझे एक टैक्स फॉर्म भेजते हैं, वो खाली नहीं होता, उसमें भरा हुआ एक टैक्स फॉर्म आता है कि भाई साहब दिस इज़ योर टैक्स इन इस मद में, इस मद में, इस मद में। आपको अगर ठीक लगता है तो अपनी बाकी चीज़ें डाल के आगे बढ़िए, अगर ठीक नहीं लगता तो हमें बताइए कि आप क्या कह रहे हैं। सो पाकिस्तान को डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, डेटा क्रिएशन हो चुकी है। असल मसला जो है, जो तीसरा मसला है, पहला हमारी इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल विल सब, दूसरी एलीट किस तरह की है, तीसरा मसला जो है ना वो ये है कि कॉम्पिटेंसी नहीं है हमारी उस एग्जीक्यूटिव में जो एक जनरलिस्ट एग्जीक्यूटिव है। ये फैसला कौम को करना पड़ेगा कि इसको आपको तब्दील करें। बड़े जबरदस्त पॉइंट रखे, पॉलिटिकल विल, एलीट माइंडसेट और फिर टैक्स विद इंसेंटिव्स के ऊपर जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कौम ने फैसला करना है कि हुकूमत ने डायरेक्शन देनी है और फिर मामलात को लेकर आगे बढ़ना है। इस ब्रेक के बाद
खुसूसी ट्रांसमिशन के इस आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपकी तरफ आऊंगी खुर्रम शहजाद साहब। बड़े अच्छे से ऊपर डॉक्टर खाकान ने एक्सप्लेन किया कि प्रॉब्लम कहाँ है जब हमारा ये रेवेन्यू जनरेट और अब टैक्स नेट का बेस नहीं बढ़ता। कुछ उन्होंने एग्जेम्पशन और कंसेशंस की बात की। क्या पॉसिबिलिटी है कि ये रीथिंक होगा बजट आपके ख्याल में, और कहीं ना कहीं इसके अंदर चीज़ों को निकालना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा इसके हजम को? देखिए, मेरे ख्याल में तो रीथिंक रिविजिट होने का टाइम नहीं है। हम सारे कोलीग्स यही बात कर रहे हैं कि 2 महीने का बजट है, 2 महीने की गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, शायद वो कुछ चेंजेस कर दे, लेकिन उसका शायद मैंडेट इतना नहीं होता। फिर उसके बाद इलेक्शंस होंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, फिर जाके वो गवर्नमेंट शायद सही ज़्यादा जो है बैलेंसिंग या ज़्यादा रियलिस्टिक बजट देगी। और IMF के साथ उसने क्योंकि बड़ा प्रोग्राम करना होगा, उस वक्त जाके ये सब चीज़ें शायद रिविजिट हों। बट लेट्स से इसमें भी बहुत सारी चेंजेस जो है एक्सपेक्टेड हैं और होनी भी चाहिए। मिसाल के तौर पे इसमें बहुत सारा एंगल ऐसा है, बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो कि डिसइंसेंटिव है बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए, डिसइंसेंटिव है बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, डिसइंसेंटिव है ऑनगोइंग इंडस्ट्रीज के एक्सपेंशन के लिए, ये एक्सपेंशन के लिए या ऑनगोइंग बेसिस पे सस्टेनेबिलिटी के लिए, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह के टैक्सेस भी हैं जो कि उनको इलेबोरेशन की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे इसमें एक विंडफॉल लेवी की बात की गई है। विंडफॉल लेवी का मतलब ये होता है कि आपको एक क्विक रिटर्न कहीं से मिले, क्विक आपका कोई प्रॉफिट हो, क्विक आपका कोई गेन बने, जैसे कि ऑयल प्राइसेस में होता है। जैसे कि शरह सूद को अगर चेंज किया जाए तो बैंकों के प्रॉफिट्स बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं, और या ऑयल प्राइसेस एकदम से गिर जाए तो जो है रिफाइनरीज को फायदा हो सकता है, या ऑयल प्राइसेस एकदम से बढ़ जाएं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इन्वेंट्री गेन्स होते हैं। इस तरह से ENP कंपनीज को होते हैं जो ऑयल एक्सप्लोर करती हैं। तो उसमें टैक्स इस तरह से लगाया गया है कि पिछले 5 साल को रखते हुए लगाया गया कि पिछले 5 साल में जितने भी गेन्स आपने किए हैं उसका 50% टैक्स लग जाएगा। तो आप ये सोचें कि ऑलरेडी जो चीज़ टैक्स हो चुकी है और आपके प्रॉफिट से निकल के टैक्स नेट हो के टैक्स लग के प्रॉफिट बाकी जो नेट ऑफ टैक्स आ चुका है उस पर फिर आप वापस जाएंगे 5 साल तक। तो उसके दरमियान जैसे कि अभी हुआ ये कि एक्सचेंज कंपनीज या जो बैंक्स हैं इन्होंने बहुत बड़े गेन्स दिखाए कि जो एक्सचेंज यानी कि जो रुपये की डिवैल्यूएशन हुई, रुपये नीचे गया, डॉलर ऊपर गया, इसकी वजह से बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले 2 सालों में। उसकी वजह से उनके ऊपर टैक्स लग सकता है। तो देखें इस तरह के टैक्सेस से होता क्या है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो डीमोटिवेट होते हैं। तो इसको रिविजिट करना चाहिए। फिर 0.6% जैसे मैंने कहा वो आपका जो बैंक की ट्रांजैक्शन पे लगा है नॉन फाइलर्स के लिए, वो आपकी कैश इकोनॉमी बढ़ा सकता है, उसको खत्म होना चाहिए। फिर इसके अलावा जो है मजीद जो सुपर टैक्स लगाया गया है वो एक एडिशनल बर्डन है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, पाकिस्तान का जो टैक्स का बर्डन है, टैक्स रेट जो है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हो चुके हैं रीजन में, और पाकिस्तान का जो टैक्स टू GDP वो सबसे कम है। आप ये सोचें पूरी दुनिया में, तो ये कितना बड़ा एक फ्लॉ है कि हम एग्जिस्टिंग टैक्स फिर को टैक्स करते जाएंगे तो टैक्स भी नहीं आएगा, वो जो ग्रोथ कर रहा है वो भी नहीं करेगा, और अपने खर्चे कम नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि हम सारा का सारा कर्जों के और अखराजात कम करना बहुत जरूरी। फ्लॉस पे ऊपर खुर्रम साहब बहुत माजरत, टाइम खत्म हो रहा है, फ्लॉस के ऊपर बिल्कुल काम करने की जरूरत है। लास्ट 30 सेकंड है। मैं ज़ैगम साहब आपसे, IMF के साथ हमारी स्मूथ सेलिंग हो जाएगी या मसाइल बढ़ेंगे? मुख्तसरन सर फरमा दीजिएगा। मेरा ख्याल है आयशा साहिबा के आज का सबसे अहम तरीन सवाल यही है कि क्या ये हुकूमत जाने से पहले IMF के साथ अगला मुआहदा करके जाएगी या नहीं करके जाएगी, क्योंकि जून के बाद हमें एक नए मुआहदे की ज़रूरत है, कम से कम $9 बिलियन का। उसके बगैर हम बहुत ही ख़तरे में होंगे और ख़तरा बढ़ता ही चला जाएगा। तो अगर ये काम करके नहीं जाते तो क्या पाकिस्तान अक्टूबर तक ये अफोर्ड कर सकता है कि प्रोग्राम से बाहर रहे, फिर नवंबर में एक नई हुकूमत आए और निगोशिएट करना शुरू करे? उस वक्त तक मेरा ख्याल है हमारे ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे डिफ़ॉल्ट करने के। इस वक्त नंबर 1 प्रायोरिटी ये होनी चाहिए हुकूमत की, और हमारी नंबर 1 डिमांड ये होनी चाहिए कि आप अपनी मुद्दत ख़त्म होने से पहले IMF के साथ मुआहदा करें। और इस लिहाज से जो हमारी हुकूमत है उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बदकिस्मती से। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, खुर्रम शहजाद साहब, मोहम्मद सोहेल साहब, ज़ैगम खान साहब, बहुत शुक्रिया आप चारों का। डार साहब आज भी ये दावा कर रहे हैं कि तमाम मामलात ठीक हैं, प्लान B मौजूद है जो कौम के सामने रखा नहीं जा सकता, और डिफ़ॉल्ट हम नहीं करेंगे। और जिस मुआहदे का जिक्र ज़ैगम साहब कर रहे हैं, डार साहब का ये कहना है कि वो आने वाली हुकूमत करेगी। बाकी फैसला आप करें कि इसहाक डार साहब कितना और किस हद तक का आपके सामने सच रख रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।